हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 83। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 82 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। दादी ने रुद्र और शुभ को घूर कर देखा और फिर कहा कि अगर सुबह उठने के बाद मुझे पता चला कि तुम सब अपनी अपनी बीवियों को उठाकर अपने कमरे में चले गए हो ना, तो फिर देखना तुम्हें न डंडों से मारूंगी, मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी। और ये सुनकर तो अब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और सब दादी के पास में ही सो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ, अनुष्का और शांता तीनों ही राजस्थान एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तो शांता के कहने पर अब सोमनाथ ने इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो गया था और उसकी बात मान ली थी, क्योंकि सोमनाथ की पूरी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। तो उन तीनों की फ्लाइट अभी अनाउंस नहीं हुई थी और वो तीनों ही वहां पर बैठकर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तो शांता की आंखों में अब दुनिया भर के आंसू थे, तो वहीं सोमनाथ के माथे पर ढेर सारी सिकन थी। सोमनाथ ने कहा कि मैं अभी भी कहता हूँ शांता, तुम अनुष्का को लेकर यहाँ से चली जाओ। जब तक मैं रुद्र को अपने हाथों से मार नहीं लेता ना, मुझे शांति नहीं पड़ेगी, मुझे बहुत ज़्यादा उदासी रहेगी अपने दिल में। इस पर शांता ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि अब तो शर्म करो, आप कुछ तो शर्म कर लो। जवान बेटे की चिता को अग्नि दी है आपने, सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया है आप, और बच्ची कुची जो हमारी इज्जत थी अब वो भी सारी दुनिया के सामने थू थू हो रही है। हमारे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके सहारे हम यहाँ पर रहेंगे, समझ गए ना आप। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको दुश्मनी की ही पड़ी हुई अपना बदला ही याद है आपको। मुझे अगर पहले पता होता ना कि आप इस तरह के आदमी हैं जो हर दूसरी औरत को अपने बिस्तर पर चाहते हैं और अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपसे कभी भी शादी ही ना करती। तो सोमनाथ अभी शांता को घूर रहा था, लेकिन उसने अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर वो जानता था शांता जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही है। अगर उसने कुछ और कहा ना तो शांता भी उससे नाराज हो जाएगी। सोमनाथ अब अपनी अकड़ के साथ ही जी रहा था, उसे अभी भी बहुत ज्यादा घमंड था अपने ऊपर। तो सोमनाथ ने अभी फिर से शांता को देखते हुए कहा कि तुम समझ नहीं रही हो शांता, मैं हार कर वापस नहीं जा सकता यहाँ पर। मुझे मरना पसंद है लेकिन हारना नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हार के जाऊंगा। तो शांता ने कहा कि आखिर आप कब समझेंगे मेरी बात को, कब समझेंगे आप कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए आपको। आपने संध्या तक को नहीं छोड़ा, वो लड़की आपको भाई बोलती थी, भाई, मगर आपने तो उसकी इज्जत भी उतारने की कोशिश की थी, उसके साथ भी अपनी हवस मिटाने की कोशिश की। मैंने आपको कितना माफ़ किया है, अब भी मैं आपको कितना ज़्यादा माफ़ करूंगी। अब बोलिए, अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं ना तो ठीक है, शौक से रह सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर अब आपके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। मैं और बेइज्जती नहीं करा सकती, बेइज्जती का घूंट पी पी कर मैं नहीं रह सकती। तभी फ्लाइट अनाउंस हो जाती है और फिर शांता ने अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। तो सोमनाथ अभी शांता और अनुष्का को जाता हुआ देख रहा था और फिर पलटकर अपने दांत पीसते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि रुद्र, रुद्र को तो मैं अब कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर वो भी अभी एयरपोर्ट से बाहर चला गया और फिर बाहर जाते ही पुलिस की जीप उसके सामने आकर रुक जाती है। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरता है और फिर उसने सीधा जाकर सोमनाथ का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेके आने लगा। भागने का इरादा था क्या सोमनाथ तेरा? तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस तुम्हें भागने ही नहीं देगी। इतना कहकर उसने अभी सोमनाथ का कॉलर पकड़कर पुलिस की जीप में कसकर धकेलते हुए बैठा दिया। तो सोमनाथ ने अभी गुस्से में पुलिस वाले को देखते हुए कहा कि इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ जानता हूँ, तुम्हारी सारी फाइल मैंने खुद ही पढ़ी है। एक धोखेबाज इंसान हो, एक कैरेक्टरलेस इंसान हो और एक खूनी भी हो तुम। सुना है कि तुमने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश भी की थी, यहाँ तक कि तुमने उसे मार भी दिया था और अपनी सगी भतीजी को मारने की सुपारी भी दी थी। तो तुम तो बहुत सारी बातें करते हो ना, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी है ना मुझे सब पता है। तो सोमनाथ ने भी अपनी अकड़ के चलते अभी फिर से कहा कि इंस्पेक्टर, अपनी कीमत बोलो, तुम क्या चाहिए तुम्हें? इस पर इंस्पेक्टर ने हंसकर उसे देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास बचा ही क्या है? संजय के बेटे रुद्र प्रताप सिंह ने तुम्हें लाकर रोड पर खड़ा कर दिया है और अब तुम मुझे ऑफर दे
रहे हो कि मेरी कीमत क्या है, मुझे क्या चाहिए। अपना मुंह बंद रखो तो कम सजा मिलेगी, नहीं तो ज़्यादा मिलेगी। इंस्पेक्टर सोमनाथ को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में आ जाता है। सोमनाथ अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे घूर रहा था। सोमनाथ लॉकअप में बंद था और फिर इधर उधर चक्कर काट रहा था कि तभी उसके पास अजीत सचदेवा आया। तो अजीत सचदेवा को देखकर सोमनाथ ने कहा कि अजीत प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर बंद नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से निकालो, कुछ भी करो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो अजीत ने कहा कि और मैं अगर तुम्हें यहाँ से ना निकालूँ तो सोमनाथ ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना सारा पैसा दिया है जितना कि तुमने कभी भी अपने सपने में देखा तक नहीं था। तुम यहाँ तक भी मेरी वजह से ही पहुँचे हो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब मेरा दिया हुआ है, और आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम अपनी बात से ही पलट गए, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तो अजीत सचदेवा ने हंसकर कहा कि सोमनाथ मैं बहुत ही कमीना किस्म का इंसान हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आज तक संध्या के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। मुझे कुछ दिनों पहले ही ये पता चला कि तुमने संध्या के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था और धनराज ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा था। और अगर मुझे ये पहले पता चलता कि तुमने संध्या के साथ बदतमीजी करी थी, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, तो मैं तुम्हें जान से मार देता। बेशक मैंने संध्या से बदला लिया, लेकिन उसके साथ कभी भी कोई घटिया हरकत नहीं करी थी मैंने। और रही बात कि तुमने मुझे बहुत सारा पैसा दिया है, तो बदले में मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ जिताया है। मैंने भी संजय का केस हार कर तुम्हें दिया था, ये सोच कर कि अब संध्या मेरे पास वापस आ जाएगी, लेकिन संध्या ने तो सुसाइड कर ली। वो संजय के बिना जी ही नहीं सकती थी। मुझे वजह नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे ये वजह पता चल गई है कि तेरे जैसे घटिया इंसान की वजह से ही उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली क्योंकि तूने उसके साथ ज़बरदस्ती करी थी। अचानक ही अजीत सचदेवा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। अजीत ने अपने गले में अपनी नमी बढ़ाते हुए कहा कि मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने तेरे जैसे घटिया इंसान का साथ दिया। अगर मैं उस वक्त सेल्फिश होकर नहीं सोचता तो शायद आज संध्या और संजय दोनों ही जिंदा होते, लेकिन मैं पैसों के लालच में आ गया था और संध्या से बदला लेने का सोच लिया था। मैंने तेरा साथ दिया और बदले में अपनी संध्या की लाश देखी। बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है मुझे। संध्या की मौत के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी की, तुम्हारा साथ देकर। लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दे सकता तुम्हारा साथ। और अगर तुम इस जेल से निकलना भी चाहोगे ना, तो अजीत सचदेवा तुम्हें इस नर्क से कभी भी निकलने नहीं देगा, तुम्हें यहीं पर सड़ाएगा अजीत सचदेवा। सोमनाथ ने हंसकर अभी अजीत को देखते हुए कहा कि सच कहा किसी ने, जब जहाज टूटता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो अजीत सचदेवा ने हंसकर कहा कि सही कहा है सोमनाथ तुमने, जब जहाज टूटता है ना तो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। तभी तो तुम्हारी पत्नी और अनुष्का ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया और चले गए वो तुम्हें ऐसे हालत में छोड़कर। अब सड़ो तुम जेल में, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा और अभी तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हुए हैं। तो अजीत सचदेवा पलट कर वहाँ से जाने लगा। तो सोमनाथ ने भी फिर से कहा कि सोमनाथ को हराना आसान नहीं है अजीत, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, मुझसे हाथ मिला लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताओगे तुम। तो अजीत सचदेवा भी पलट कर मुस्कुरा कर सोमनाथ को देखकर बोलता है कि अजीत हारे हुए घोड़े पर पैसे नहीं लगाता है, और फिर वो वहां से चला गया। तो सोमनाथ अभी भी गुस्से से अजीत सचदेवा को जाते हुए घूर रहा था। इधर प्रताप हाउस में सब नाश्ता कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर बैठकर, और फिर दादी जो भी घूर कर चारों को देख रही थी। हमेशा की तरह चारों ने ही रात को अपनी बीवियों को अपनी अपनी गोद में उठाया और फिर अपने अपने कमरे में आ गए थे। इसीलिए दादी अभी उन चारों को गुस्से से घूर रही थी, और चारों जो अपनी नजरें चुरा कर चुपचाप से बैठकर नाश्ता कर रहे थे, और चारों ही अपनी नजरें नीचे झुकाकर बैठे थे कि तभी दादाजी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। और फिर दादी ने उन्हें नाश्ता सर्व करते हुए कहा कि संजय के पिताजी, कल रात कोई रो रो कर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा था, ऐसा बोल रहा था कि मैं उसके लिए बहुत कुछ हूँ, और सुबह उठते ही अपने अपने कमरे में भाग गए सबके सब। नील ने भी अपने बालों में अपना हाथ मारते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ कहा कि हाय, लगता है मेरी चंद्रकला का दिल टूट गया। तो दादी ने भी कहा कि चंद्रकला का तो दिल टूटा है, लेकिन हाँ तुम चारों की तो हड्डियां टूटने वाली हैं अब। इस पर अभी सब हंसने लगते हैं। तो दादाजी ने भी अभी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि बस बस करो ना चंद्रकला, क्यों सता रही हो इन सब को। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सुबह तक इन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई, नहीं तो कल तो सबके बंदरों जैसे मुँह लटके थे, वरना कल रात तो इन सब को देख मेरा दिल भी अंदर ही अंदर टूट रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो दादी ने भी फिर अभी शुभ के
सिर पर हाथ मार कर कहा कि और ये छोटा शेर, इसे तो मैंने पहली बार ही रोते हुए देखा था। जब हमारा रुद्र और नील इस घर से दूर चले गए थे तब भी रोया नहीं था, ये एक आंसू भी इसकी आंखों में नहीं आया था। और कल तो ये बिल्कुल बच्चा बन गया था, ये इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना तो ये बचपन में भी नहीं रोया। तो दादा की बात सुनकर शुभ को अब थोड़ा सा शर्म आ गई थी, क्योंकि दिशा भी शुभ को ही देख रही थी कि तभी दादी ने कहा कि अच्छा अच्छा अब शर्माओ मत, सब नाश्ता करके ऑफिस चले जाओ, समझे ना। तो दादी ने भी फिर से चारों को घूर कर देखते हुए कहा कि तुम सब आज जल्दी से घर आ जाना, मैंने शाम को घर में पूजा रखी है। दादी आपने शाम को पूजा रखी है क्या? शुभ ने भी दादी को देखते हुए पूछा। तो दादी ने भी शुभ के सिर पर अपना हाथ मारकर कहा कि मैंने कीर्तन रखा है और कीर्तन शाम को ही होता है, समझे तुम सब। और हाँ, बेहतर होगा कि तुम चारों आज घर शाम को जल्दी से वापस आ जाना, नहीं तो तुम सब की हड्डियां ना तोड़ी तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। निहाल ने कहा कि ठीक है दादी, आ जाएंगे। चारों भाई नाश्ता करके अब ऑफिस चले गए थे। चारों ही ऑफिस पहुंचे तो फिर से अभी रुद्र के कैबिन में चौकड़ी जमा करके बैठ चुके थे। तो चारों ही अभी बार बार सोमनाथ की न्यूज़ को ही देख रहे थे और मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रहे थे और सबके चेहरे पर आज अलग ही मुस्कुराहट थी। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें भी संजय और संध्या की याद आ रही थी और फिर वो सब संतुष्ट हो चुके थे कि उन्होंने अपना बदला तो ले ही लिया है सोमनाथ से। और ये जानकर कि सोमनाथ को अब जेल हो गई है, उनकी खुशी अब दुगनी हो गई थी। वो चारों बहुत ज़्यादा खुश थे, चारों ही अपना काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे कि तभी रुद्र का मैनेजर कैबिन में आता है और बोलता है कि सर, मिस्टर माथुर से आज आपकी मीटिंग थी, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आज शाम को ही हमें उनके साथ मीटिंग करना है। इस पर रुद्र ने अभी आलसाई भरी आवाज़ में कहा कि हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि आज उनके साथ मेरी मीटिंग है, तुम उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर चलो, मैं अभी आता हूँ। तो रुद्र अभी अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर तीनों को देखकर बोलता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया हम लोगों ने, चलो अब सब मीटिंग अटेंड करते हैं। तो नील और निहाल तो एकदम से खड़े हो गए, लेकिन शुभ जो अभी भी अंगड़ाई लेकर बोलता है कि भैया मैं नहीं आ रहा हूँ, आप तीनों ही जाकर मीटिंग अटेंड कर लो। तो रुद्र ने अभी उसे आंखें दिखाकर कहा कि अगर ऐसे ही काम चोरी करता रहा ना तो बिजनेस कैसे संभालेगा, तू आगे जाके बोल, चुपचाप से खड़ा हो और चल हमारे साथ मीटिंग रूम में। तो फिर अभी शुभ ने अपने माथे पर शिकन लाकर एकदम से खड़ा हो गया। तो नील ने भी शुभ की बाजुओं को पकड़ा और फिर कहा कि चल ना यार, तेरे बिना मीटिंग कहाँ अच्छी लगेगी, तेरे रहने से ही तो वहाँ पर रोशनी रहती है। तो निहाल ने भी अभी नील के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि यार वो लड़की नहीं है यार, मीटिंग है मीटिंग, उसे अच्छी नहीं लगाना है, अटेंड करना है हमें। तो नील ने भी अब निहाल के गले में अपने हाथ लपेटते हुए कहा कि यार तू बिना बोले मानेगा नहीं, हर बात पर जवाब देता है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे ही तेरी बहन है, उसे भी हर बात पर जवाब देना जरूरी होता है। तो निहाल ने भी कॉरिडोर से निकलते हुए कहा कि और तेरी बहन वो कौन सा कम है, वो भी तो मुझे बहुत जवाब देती है, उसके तो हाथ भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसका मन करे तो मुझे धोबी की तरह ही पटक पटक कर मारे, समझा साले। तो तीनों ही अभी मस्ती मजाक करते हुए सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं। तभी तीनों ही जाकर वहां पर बैठ गए, तभी रुद्र भी आकर वहां पर बैठ जाता है। तो मीटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पर रुद्र, नील और निहाल तीनों ही कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो वहीं शुभ जो अभी आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था, जैसे उसका मन ही ना लग रहा हो। तो शुभ को वहां पर बैठना जैसे मौत की तरह लग रहा था। तो फाइनली भी 2 घंटे की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और फिर मिस्टर माथुर ने रुद्र से हाथ मिलाकर कहा कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप सब हमारी पार्टी में ज़रूर आइएगा। तो नील ने कहा कि सॉरी मिस्टर माथुर, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज हमारी दादी ने हमारे घर पर पूजा रखवाई है, तो हमें शाम को घर जल्दी जाना होगा, घर नहीं गए ना तो दादी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। मिस्टर माथुर ने कहा कि पूजा तो किसी और दिन भी रखी जा सकती है, लेकिन मेरी बेटी का बर्थडे तो साल में बस एक बार ही आता है, तो प्लीज़ मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब आएंगे। तो जो चारों भाई अभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं। तो रुद्र ने अभी सिचुएशन को समझते हुए कहा कि ठीक है मिस्टर माथुर, मैं वादा तो नहीं करता हूँ, हाँ लेकिन हम में से कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपकी पार्टी में। तो मिस्टर माथुर ने भी अब अंत में रुद्र को देखते हुए कहा कि मैं इंतज़ार करूंगा मिस्टर रुद्राक्ष कि आप सब मेरी पार्टी में आकर मेरी पार्टी की शोभा बढ़ाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी आप सबको देखकर। तो फिर अभी मिस्टर माथुर वहां से चले गए और फिर रुद्र ने शुभ को देखा। शुभ ने रुद्र को तरफ देखते हुए कहा कि मेरी तरफ मत देखो भैया, मैं नहीं जाने वाला हूँ उस पार्टी में, मेरी पिकाचू के पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है और वो भी पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है और मैं अकेला मेरे
जाने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर, अकेले तो बिल्कुल नहीं। तो रुद्र ने भी फिर नील को देखा और फिर नील ने कहा कि यार अवनी ना निव्यांश को अकेला नहीं संभाल पाती है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे भी उसकी हेल्प करनी होती तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा। रुद्र ने फिर निहाल की तरफ देखा और फिर निहाल ने भी अपना एक हाथ कमर पर रखकर कहा कि हाय मेरी कमर इतनी ज़्यादा दुख रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। शायद कल रात तेरी बहन ने मेरे कमर पर लात मार दी थी, इसी वजह से मेरी कमर अभी ठीक से सही नहीं हुई है। कहते हुए अभी निहाल चेयर पर बैठ जाता है तो रुद्र ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यार सालों बहाने तो एक से एक बड़े करने आते हैं तुम सबको, तुम सब न एक नंबर के काम चोर हो। इतने में ही नील का फोन भी वाइब्रेट होता है तो नील ने अभी फोन देखा तो अभी फोन दादी का था। तो नील ने भी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि लो आ गया दादी का बुलावा, अब कौन बचाएगा इनसे। तो नील ने भी फोन को रिसीव करके कहा कि हाँ हाँ दादी याद है मुझे, भूला नहीं हो। तो दादी ने उधर से कहा कि आज पूजा कैंसिल हो गई है, आज हमारे घर में कोई पूजा नहीं है, इसीलिए तुम अपना काम आज ही खत्म कर लो सबके सब, समझे। लेकिन हाँ कल जरूर पूजा होगी, कल घर जल्दी आ जाना सबके सब। तो नील ने भी हाँ करके अब फोन को कट कर दिया था और फिर सबको देखकर कहा कि पूजा कैंसिल हो गई है, आज नहीं कल है पूजा घर पर, तो चाहे तो अब हम चारों जाकर पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। नील का सजेशन अब सबको सही लग रहा था तो शुभ ने भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर नील के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि हाँ हाँ भैया चलो ना चलते हैं पार्टी में, खूब मस्ती करेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा पार्टी में चलकर। तो निहाल भी अब उठकर बोलता है कि हाँ हाँ यार नील चलते हैं ना, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है और बहुत दिनों से एंजॉय भी नहीं किया है, चलो चलते हैं पार्टी में अपने स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। तो रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके अभी निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि क्यों, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी बहन ने तेरी कमर पर लात मार दी थी ना, और हाँ तेरी कमर बहुत ज्यादा दुख रही थी, तू तो जाने वाला नहीं था। तो निहाल ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि नव्या मुझे रोज लात मारती है ना, इसीलिए मुझे लात खाने की अब आदत पड़ गई है, तो अब मुझे इतना ज्यादा दर्द भी नहीं होता है रोज जो लात जो खाता हूँ। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि साला नौटंकी, हर वक्त बस नौटंकी करता रहता है, अब तेरे कान खड़े हो गए वहां जाने के लिए, अब तेरी कमर में दर्द नहीं है। चारों ही मस्ती कर रहे थे। इधर माथुर हाउस सुंदर सा सजा हुआ था, आखिर मिस्टर देवराज माथुर की बेटी की बर्थडे पार्टी जो थी, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, सारे मेहमान आ जा रहे थे। तभी सारे मेहमानों की नजर अभी गेट पर टिकी थी जहां पर प्रताप खानदान के लड़के खड़े हुए थे। सारे मेहमान अभी उन चारों को ही देख रहे थे, चारों ही आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। चारों ने ही ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसमें चारों ही एकदम कत्ल करने के लिए तैयार थे। तो उन चारों को देखकर अभी कुछ मेहमान खुसुर फुसुर करने लगते हैं आपस में, और कुछ लड़कियां की तो नजर हट ही नहीं रही थी, कुछ तो बस ये कंफर्म करने वाले थे कि क्या ये चारों शादीशुदा हैं या फिर नहीं। कुछ मेहमान अभी उन चारों के अंदर अपनी जमाई को ढूंढने लगते हैं, तो कुछ लड़कियां तो अभी उन्हें देखकर एकदम से फ्लैट हो चुकी थी। तो रुद्र ने भी उन सब को अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो नील के कान में धीरे से खुसुर फुसुर करके कहा कि इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आता जाता हूँ, ये सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी ही खा जाएंगे हम सबको। तो नील ने हंसकर कहा कि लेकिन जो भी कहो यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सेलिब्रिटी हैं, हमारे आगे दुनिया झुक रही है। शुभ को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। शुभ ने कहा कि हाँ हाँ देखो ना ये कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। इस पर तो निहाल बोलता है कि हाँ तेरी शादी हो गई है और अगर तूने यहाँ पर कुछ भी किया ना, मैं सीधा जाकर दिशा को बता दूंगा और फिर तेरी हड्डी एक भी नहीं बचेगी, फिर वो तुझे इतना ज्यादा मारेगी ना, मुझे बहुत मजा आएगा। तो शुभ ने भी अभी पलट कर जवाब देते हुए कहा कि जीजू मेरी खुशी देखी नहीं जाती है ना आपसे, मुझे पता है आप मेरी खुशी से जलते हैं। तो निहाल ने कहा कि शुभ जब मेरा देखना बैन है तो तेरा देखना भी बैन होना चाहिए ना, शादी तो तेरी भी हो गई है ना, तो फिर इसमें कमी किस बात की। तब तो बड़ा उछल पुछल करके शादी के लिए एक्साइटेड हो रहा था ना, तब नहीं सोचा था कि शादी करने के बाद कितने सारे कर्मों पर बैन हो जाता है, तुझे तो बस बहुत ज्यादा खुशी का लड्डू खाना था। तो चारों अब गेट के अंदर खड़े हुए थे और तभी देवराज माथुर उनके पास आकर बोलते हैं कि मिस्टर रुद्राक्ष मुझे लगा नहीं था कि आप सब हमारी पार्टी में आएंगे, थैंक यू सो मच, आप सब आए यहाँ पर, आइए अंदर आइए। तो देवराज ने अभी चारों भाइयों का बहुत अच्छे से वेलकम किया था और अपने साथ अंदर लेकर गए थे, अपने बहुत सारे रिलेटिव से उनको इंट्रोडक्शन कराया था कि तभी एक 50 साल की औरत शुभ के पास आकर बोलती है कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा कि जी मेरा नाम शुभ प्रताप सिंह है। उस औरत ने कहा कि क्या तुम शादीशुदा हो बेटा। तो शुभ अभी कुछ बोलता उससे पहले ही निहाल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा
कहा कि हाँ हाँ जी, शुभ का क्या हम सब ही शादीशुदा हैं यहाँ पर। तो निहाल ने भी नील की तरफ इशारा करते हुए कहा कि और हाँ, उसका तो एक बेटा भी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो निहाल की बात सुनकर अभी उस 50 साल की बूढ़ी औरत का मुंह उतर गया था, क्योंकि वो शायद शुभ को अपनी बेटी के लिए पसंद कर रही थी और उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी कि तभी एक और आदमी नील के पास आकर बोलता है कि आप चारों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप चारों ही शादीशुदा हैं। मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है। इस पर नील ने कहा कि जी हाँ, हम चारों ही शादीशुदा हैं, हम सब की पत्नियां हमारे घर पर हैं। वो आदमी बोलता है कि तो आप अपनी बीवियों को लेकर क्यों नहीं आए यहाँ पर। इस पर नील ने कहा कि वो हमारी दादी है ना, वो मना कर देती हैं हमको। वो आदमी बोलता है कि यकीन नहीं आता है कि आप चारों अभी भी अपनी दादी की बात इतना मानते हैं और उनसे इतना ज़्यादा डरते हैं कि आज के टाइम में तो बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करता है और ना ही कोई बात मानता है। इतना सुनकर अच्छा लगा कि आप सब अपनी दादी को इतनी इज्जत देते हैं और उनकी हर एक बात मानते हैं। इस पर शुभ ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अरे अंकल, दादी को हम इज्जत देते नहीं हैं, दादी थप्पड़ मारकर इज्जत हमसे ले लेती हैं। हम क्या करें, हम तो चाहते नहीं मगर देनी पड़ती है। हम लोग तो दादी से पिटते भी हैं। और वो आदमी तभी शुभ की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम सब अभी भी अपने बड़ों की बात मानते हो और उन्हें इतना ज़्यादा इज्जत देते हो। माननी भी चाहिए, वरना आजकल के बच्चे तो अपनी ही मनमानी करते हैं, किसी की बात ही नहीं मानते। कि तभी मिस्टर माथुर ने मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा कि अब केक को कट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं और सारे मेहमान तो आ ही गए हैं और खासकर मेरे स्पेशल गेस्ट भी आ गए हैं। मिस्टर माथुर ने ये बात कहकर रुद्र की तरफ इशारा कर दिया। मिस्टर माथुर ने अब दो वेटरों को देखकर इशारा करते हुए कहा कि जाओ जाओ, जाकर केक लेकर आओ और हाँ, मेरी प्रिंसेस से भी कहो कि वो भी अब जल्दी से नीचे आ जाए। सारे मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही अभी दो वेटर एक बड़ा सा केक लेकर सीधा हॉल में आ जाते हैं और उस केक में अभी 2 लेयर थी। तो व्हाइट कलर का जो केक था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, कि तभी एक लड़की जो सीढ़ियों से होती हुई नीचे आती है। तो उस लड़की ने अभी पिंक कलर का बेबी गाउन पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कली जैसे बाल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो अपने गाउन को संभालती हुई कट कट करती हुई सीधा नीचे की तरफ आ रही थी। उसे देखकर पार्टी में आए हुए सारे लोगों की नज़र अभी उस पर ही टिक गई थी। सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो शुभ की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो कुछ सेकंड के लिए तो शुभ की नज़र अभी उस पर ही ठहर गई थी। उसकी आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। सब अपना मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। तो वहीं जब रुद्र की नज़र उस लड़की पर गई तो उसकी भी मुट्ठियां एकदम से कस गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा बाहर आने लगा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी निहाल उसके पास आया और उसने रुद्र की बाजू को पकड़कर धीरे से कहा कि रुद्र रुद्र प्लीज़ रिलैक्स हो जा। तो रुद्र, हम यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना है हमें। रुद्र चल, हम यहाँ से चलते हैं, हमें पार्टी एंजॉय नहीं करनी। तो रुद्र ने अपनी बाजू निहाल से झटकते हुए गुस्से में कहा कि ये क्या कर रही है यहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या ये मिस्टर माथुर की बेटी है? तो निहाल ने कहा कि अरे यार, मुझे क्या पता ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तू चल यहाँ से, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब कोई भी सीन क्रिएट हो जाए, चल तू यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का जिसका अभी जन्मदिन था, उसको सब बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उस लड़की का ध्यान अभी रुद्र और निहाल पर ही था। वो उन्हीं दोनों को बस देखे जा रही थी। तो निहाल ने भी जैसे तैसे करके रुद्र की बाजू को पकड़ा और फिर पार्टी हॉल से बाहर लेकर जाने लगा। लेकिन वो पूरे तरीके से अभी पार्टी से बाहर जा पाता उससे पहले ही वो लड़की अभी रुद्र और निहाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो उस लड़की ने अभी रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि निहाल, क्या मेरे बर्थडे पार्टी का केक नहीं खाओगे तुम? ऐसे ही चले जाओगे पार्टी से? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम ऐसे गए। तो निहाल ने कहा कि निशा, सामने से हटो, इससे पहले कि रुद्र गुस्से में कुछ कर दे तुम्हारे साथ। हट जाओ सामने से, नहीं तो मुझसे मत कहना। तो निशा ने कहा कि रुद्र का अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्या? पर मैंने तो सुना है कि रुद्र ने सोमनाथ को जेल भिजवा दिया है और उसका बदला पूरा हो गया। अभी भी इसका गुस्सा वैसे का वैसे ही है क्या, जितना कि पहले था? कहो तो मैं इसे अभी ठंडा कर दूं, एक बार मुझे मौका तो दो तुम। तो निहाल ने भी अब दांत पीसते हुए कहा कि निशा, मैं रुद्र को बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। इसीलिए तुम बात का बखेड़ा मत बनाओ और चुपचाप जाकर अपना केक को कट करो और अपना खुशी से केक खाओ, हमें यहाँ से जाने दो। तो वहीं रुद्र अभी निशा को ऐसे देख रहा था जैसे अभी
अभी आंखों ही आंखों में उसे खा जाएगा। उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है। तो निशा ने अभी रुद्र के सीने पर अपना हाथ रखकर कहा कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह। इस गुस्से को ना तुम बचा कर रखो, आगे काम आएगा, क्योंकि इस बार जो मैं वार करूंगी ना उसका तोड़ तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम चाह कर भी नहीं बच पाओगे इस बार मुझसे। अब तो रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और रुद्र ने निशा की कलाई को जोर से पकड़कर मरोड़ते हुए उसे गुस्से से कहा कि ना तो तुम मेरा कुछ तब बिगाड़ पाई थी और ना ही तुम अब कुछ बिगाड़ पाओगी मेरा, और जो कुछ भी तुमने किया था ना उसकी सजा तुम्हें मैंने दे दी थी। तो बेहतर होगा कि अपने गाजर और मूली से हाथ अपने पास में ही रखो, वरना मुझे इन्हें तोड़ते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। रुद्र ने निशा का हाथ जोर से झटका और फिर निहाल ने रुद्र की बाजू को पकड़कर उसे पार्टी हॉल से बाहर लेकर आ गया। तो निहाल अभी रुद्र को खींचता हुआ पार्किंग एरिया में लेकर आ गया था। रुद्र जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में था, रुद्र ने गुस्से से फिर से अपना पंच बनाकर बोनेट पर जोर से मारना शुरू कर दिया, जबकि निहाल उसे ऐसे ही खड़ा हुआ देखता रहता है, उसे देखता रहता है ताकि वो कब शांत हो जाए। तो रुद्र ने भी कई बार बोनेट पर अपना पंच मार दिया था। तो फाइनली भी रुद्र थक गया था और फिर एकदम से गुस्से से खड़ा हो गया। तो निहाल ने कहा कि और मार ले और शायद तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो रुद्र ने भी गुस्से में निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि वो क्यों आई है वापस, क्यों आई है वो मेरी जिंदगी में वापस। अगर मुझे पता होता कि माथुर की बेटी है वो, तो माथुर के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन करता मैं। तो रुद्र की हालत देखकर अब निहाल ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा कि रुद्र एक बात बताओ, तुम निशा के वापस आने से क्या हो गया तेरी जिंदगी में कुछ हो जाएगा क्या? तू इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है उसे देखकर? क्यों निशा के वापस आने से तू इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? आखिर उसमें कमी क्या है? तो रुद्र ने भी चिल्लाते हुए कहा कि क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे किट्टू से अलग कर देगी, मुझे डर है कि वो मेरा रिश्ता खराब कर देगी किट्टू से। निहाल ने भी दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा कि क्या बात है, कैसा डर? तेरी और किट्टू का प्यार इतना कमजोर है क्या कि कोई निशा जैसी घटिया लड़की आएगी और तुम दोनों के बीच में दरार डाल देगी और तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी किट्टू बहुत ज्यादा समझदार है। किट्टू की समझदारी पर शक है क्या तुझे खुद पर यकीन नहीं है क्या? तो जो तू इससे डर रहा है। निहाल ने भी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र ने गुस्से में कहा कि निहाल, तू जानता है ना मैं उस लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे सामने क्यों आई है? जो कुछ भी था उसकी तरफ से ही था, मेरी तरफ से कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो निहाल ने भी रुद्र की हालत को थोड़ा सा समझते हुए कहा कि रुद्र तू रिलैक्स हो जा यार, कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम्हें उकसा रही थी वो जानती है कि तुम शादीशुदा हो और इसीलिए अब वो ज्यादा तुम्हें उकसा रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही घटिया किस्म की लड़की है। तो रुद्र ने भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहा कि निहाल प्लीज। रुद्र कुछ बोलता कि उससे पहले ही वहां पर नील और शुभ भी आ जाते हैं। तो नील ने भी रुद्र के कंधे पर अपना हाथ मारकर थोड़ा सा शरारती भरे अंदाज में कहा कि अरे यार तुम दोनों यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे वहां से चले क्यों आए? तुम दोनों पार्टी से बाहर क्यों आ गए, कुछ काम था क्या? तो निहाल ने भी सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि यार कुछ भी नहीं नील, ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो नील ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं, फिर हमें घर भी तो चलना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो रुद्र अभी कुछ नहीं बोलता है, वो तो बस अपनी नजर झुकाकर खड़ा हुआ था। तो निहाल ने भी फिर से सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि नील नहीं, अब हम खाना नहीं खाएंगे, घर चलते हैं, पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अब हमारा। तो इस पर अभी शुभ ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि यार जीजू, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैंने दोपहर को ही लंच नहीं किया था, तो इस वक्त खाना खाकर चलते हैं ना पार्टी से। तो निहाल ने भी शुभ की बाजुओं को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में गुस्से से बैठाते हुए कहा कि तू चुपचाप से बैठ गाड़ी में, समझा? तुझे रास्ते में कुछ खिला देंगे हम, अब हम अंदर नहीं जाएंगे। तो निहाल ने अभी फिर नील को इशारा करके कहा कि नील कुछ हद तक समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है। तो नील भी अब शुभ के बराबर में आकर गाड़ी में बैठ गया था। तो निहाल ने भी फिर रुद्र को हल्का सा खींचकर गाड़ी में बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी को चलाने लगा। तो करीब आधा घंटा ड्राइव करने के बाद निहाल ने गाड़ी एक रास्ते पर रोक दी थी। निहाल ने अभी फ्रंट मिरर में शुभ को देखकर कहा कि शुभ गाड़ी से उतरो, तुझे भूख लगी थी ना बहुत तेज, जा सामने टिक्की खा ले जाकर, बहुत अच्छी टिक्की लगी है, जा जाकर पेट भरकर खा लेना। तो शुभ ने भी थोड़ा सा हैरानी से निहाल को घूर कर देखा और फिर कहा कि जीजू दिमाग खराब है क्या आपका? मेरी बहन के पास छोड़कर आए हो क्या अपना दिमाग? मैं वहाँ 56 भोग छोड़कर ये सड़ी सी टिक्की खाऊंगा? कभी नहीं खाने वाला मैं ये सड़ी सी टिक्की। तो निहाल ने भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा कि यार शुभ, खानी है तो बोल, नहीं तो चुपचाप से बैठा जाए, सीधा चुपचाप
से घर चलते हैं और फिर जाकर दादी से थप्पड़ खा लियो, समझा। तो शुभ ने भी अब थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि नहीं नहीं, मैं ये टिक्की ही खा लेता हूँ, परेशान मत हो, मैं अभी जाकर इसे पेट भर कर खा लूंगा। तो शुभ ने भी फिर नील से पूछा कि भैया आप खाओगे क्या टिक्की? तो नील ने कहा कि हाँ हाँ, जा लेकर आ जाइयो मेरे लिए भी एक टिक्की। तो शुभ ने भी फिर रुद्र से पूछा, तो रुद्र ने भी कोई जवाब नहीं दिया था, वो तो अभी शांति से बैठा हुआ था। तो निहाल ने कहा कि तू जा, तू अपने और नील के लिए ले आना और तू ही दोनों खा लेना। तो शुभ भी गाड़ी से बाहर उतर गया। तो शुभ के उतरते ही अभी नील ने कहा कि क्या बात है निहाल, क्या प्रॉब्लम है जो तुम दोनों मुझे बता नहीं रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। तो निहाल ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार नील, हमेशा ही प्रॉब्लम हो नहीं होती है, कभी कभी ना बिजनेस की टेंशन भी होती है हम दोनों को, तो तू अपना दिमाग चलाना बंद कर दे, समझा तू। तो निहाल ने भी फिर रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि रुद्र तू बता, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो मुझे कभी नहीं बताने वाला, तू तो मुझे बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, बता तो सही। तो रुद्र ने भी नील के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि भाई भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तू परेशान मत हो, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। तो आज रुद्र ने पहली बार नील को अपना भाई बोला था, तो नील भी अब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था रुद्र के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर। तो थोड़ी देर के बाद अभी सब एक एक करके गाड़ी से बाहर आ गए थे। तो रुद्र भी निहाल की गाड़ी से दूर जाकर बात कर रहे थे। तभी सुबह जो बोनेट पर बैठकर टिक्की खा रहा था, जबकि नील ने भी अपने दोनों हाथ जेब में रखे हुए थे और वो इधर उधर टहलते हुए निहाल और रुद्र को ही देख रहा था और अपने दिमाग को दौड़ा रहा था कि आखिर इन दोनों में कौन सी बात चल रही है। तो नील ने अपने मन से ही कहा कि क्या लगता है तुझे, इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही होगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर शुभ ने भी अपनी टिक्की खाते हुए कहा कि पकने दो ना भैया, वो दोनों जो भी खिचड़ी पका रहे होंगे ना, उस खिचड़ी को खुद ही संभाल लेंगे, हम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आप टेंशन लो ना आप मुझे टेंशन दो। तो नील ने भी फिर से कहा कि नहीं शुभ, लगता है कि इस बार खिचड़ी थोड़ी ज्यादा ही भयानक है, मुझे भी नहीं बता रहे हैं आखिर बात क्या है, तुझे पता है क्या कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आखिर कौन सी बात चल रही है, किस बात पर डिस्कशन हो रहा है? तो शुभ ने अपनी टिक्की को खत्म किया और फिर हाथ पूछते हुए कहा कि भैया टिक्की ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, आप खाओगे क्या? तो नील ने भी थोड़ा सा हैरानी से शुभ को घूर कर देखा और फिर बोलता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और तुझे टिक्की की पड़ी है, तू क्या सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे सुनाई भी दे रहा है? तो शुभ ने कहा कि अरे मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि टिक्की खाओगे क्या आप? तो नील ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने भी थोड़ा सा पानी पिया और फिर बोनेट से उतरकर नील के पास आया और फिर जैसे ही नील एकदम से खड़ा हो रहा था वैसे ही जेब में हाथ डालकर स्टाइल से खड़ा हो गया और फिर बोलता है कि कॉलेज में भाई की गर्लफ्रेंड थी निशा। ये सुनते ही नील के कान तो एकदम से हैरानी से खड़े हो गए थे और उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी नील ने थोड़ा सा हैरानी से अपना मुंह खुला करके शुभ को देखा, जैसे वो कंफर्म करना चाहता हो। तो शुभ ने भी मुस्कुरा कर कहा कि मजाक कर रहा हूँ भैया, गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि निशा भाई पर बहुत ज्यादा लुटती थी और भाई का मिजाज तो आप अच्छे से जानते ही हो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि रुद्र भैया ने निशा को सबके सामने थप्पड़ भी मारा था और इतनी जोर से मारा था कि उसका मुंह ना एक साइड को हो गया था। तो अब तो नील की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी, उसे बहुत ज्यादा शॉक लग गया था। तो नील ने कहा कि तुझे ये सब कैसे पता? तो शुभ ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अरे भैया मुझे सब कुछ पता होता है, आप इसकी चिंता मत करो, मुझे ये भी पता है कि आपको कितने सारे प्रपोजल मिले हैं आज तक, मुझे ये भी पता है कि निहाल जीजू ने भी निशा को एक बार ऑफर मारा था मजाक ही मजाक में, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया था, और हाँ बहुत कुछ पता है मुझे, और अब आप इजाजत दे तो मैं आगे कहूँ? तो नील ने कहा कि हाँ हाँ आगे बोल, फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था निशा और रुद्र के बीच में? तो शुभ बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे तो बस इतना ही पता है कि उसने भैया को सबके सामने किस करने की कोशिश की थी और फिर भैया ने सबके सामने खींचकर निशा को थप्पड़ जड़ दिया था और वो दिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानीजनक था। उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ था, मगर क्या हुआ था ये सब मुझे नहीं पता है भैया, इसे मुझे पता लगाना होगा। मैंने पता लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी, तो रुद्र भैया ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था और बोले थे कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इन आलतू फालतू बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दूं। और फिर कुछ दिनों के बाद निशा जो टोक्यो चली गई थी और फिर मैं भी इन सब चीज़ों से दूर हो गया था, लेकिन अब वो फिर से वापस इंडिया आ गई है। तो नील ने कहा कि वापस आ गई है तो इन दोनों को कहाँ पर मिल गई है और कैसे इन दोनों से बात हो गई इन लोगों की? इस पर शोभ ने हंसते हुए कहा कि अरे यार भैया, वो जो लड़की केक को काट कर रही थी ना, वही निशा है। ये सुनते ही नील की आंखें अभी और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। तो नील ने कहा कि इसीलिए तो मैं सोचूं कि रुद्र और निहाल
गुस्से में वहाँ से चले क्यों गए। तो शुभ ने कहा कि हाँ हाँ भैया, लेकिन बात बस इतनी नहीं है, बात तो और भी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि अभी हमें पता नहीं है। तो नील ने कहा कि रुद्र से कुछ भी पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, और हाँ निहाल वो तो बस बातों को घुमाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। साला हमारी ही बहन को 3 साल से प्यार करता था और हमें भी नहीं पता चला, वो तो हम दोनों को 2 मिनट में घुमा देगा, उससे भी पूछना बहुत मुश्किल की बात है। तो शुभ ने कहा कि इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया कि ये दोनों अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ लेंगे, आप टेंशन मत लो, ना ही ये हमें बताने वाले हैं कुछ। तो नील ने कहा कि कैसे टेंशन ना लूँ यार। तो शुभ, मैं ना रुद्र को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, इतनी मुश्किल से तो किट्टू के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू करी है इसने, और अब ये सब निशा वाला पंगा ये सब पड़ गया, अब क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे हम, और हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ था और निशा यहाँ पर वापस क्यों आई है। कहीं सच में वो गंदे इरादों से तो वापस नहीं आई है रुद्र की ज़िंदगी बर्बाद करने को। तो शुभ ने कहा कि आप शायद भूल रहे हैं भैया, इनका एक और दोस्त है, क्या नाम है उसका, हाँ वृंदा। हो ना हो वीरू की वृंदा को सब कुछ पता होगा इन दोनों के बारे में, वो हमारी हेल्प कर सकती है। अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे ना, टांग अड़ाना नहीं चाहते हैं तो चलिए जाकर सीधा वृंदा की टांग ही पकड़ लेते हैं, वही हमें सब कुछ सच बताए कि आखिर निशा और रुद्र भैया के बीच में क्या हुआ था। कि तभी रुद्र भी उनके पास में आ जाता है। तो निहाल ने अभी फिर से ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर चारों जो बिना कुछ बातचीत किए सीधा प्रताप हाउस में वापस आ जाते हैं। चारों के बीच में अभी ढेर सारी खामोशी थी। तो रुद्र अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। तो निहाल भी अब सीधा अपने कमरे की तरफ ही जाने लगता है। तो नील ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर कहा कि अब तो तू बता दे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तू अगर ऐसे छुपाएगा ना तो सच कहता हूँ कभी बात नहीं करूँगा तुझसे। तो निहाल अभी हैरानी से नील को ही देख रहा था। तो निहाल ने भी फिर से कहा कि कुछ नहीं है यार, तू ना बिना मतलब में परेशान हो रहा है, जा जाकर सो जा। तो निहाल भी चला गया और नील और शुभ की तरफ देखकर शुभ ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे वो कह रहा हो कि आपको पता है ना कि ये दोनों कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि हम वृंदा से ही पूछ लेते हैं, वृंदा के ही पैर पकड़ लेते हैं, शायद वो हमें बता देगी। तो रुद्र भी गुस्से में सीधा अपने कमरे में आ गया था। उसने किट्टू को देखा जो बेड पर अभी आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। तो रुद्र भी किट्टू के करीब गया और उसने झुककर किट्टू के चेहरे को चूम लिया। उसके दिल में आज भी बहुत ज़्यादा उदासी थी। तो रुद्र भी काफ़ी देर तक किट्टू के मासूम से चेहरे को देखता रहता है। तो किट्टू आज सच में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से किट्टू के चेहरे पर बहुत सारा ग्लो आ रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। तो रुद्र ने भी एक बार फिर से धीरे से झुककर किट्टू के गाल को चूम लिया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके सीधा बालकनी की तरफ चला गया। तो रुद्र जब बालकनी में आया तो इस वक्त रुद्र बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। उसके दिल में हजारों सवाल चल रहे थे। बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसमें रुद्र को थोड़ी थोड़ी राहत भी मिल रही थी। तो रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे कुछ याद आने लगा। आज से करीब 5 साल पहले रुद्र ने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे। तो नील का कॉलेज खत्म हो गया था, इसीलिए वो सीधा प्रताप हाउस में ही रहता था। तो शुभ और नव्या ने भी अभी फर्स्ट ईयर में ही तभी एडमिशन भी लिया था। तो रुद्र ने भी स्कूल के बाद ही से अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पहले तो वो खुद की पढ़ाई करता था, मगर जैसे ही उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया उसने सबसे पहले अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तब तक वो बिजनेस धनराज अंकल ने संभाला हुआ था, जो कि उसके पापा के दोस्त थे। तो रुद्र भी कॉलेज टाइम के बाद अपने बिजनेस पर ही ज़्यादातर ध्यान लगाता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजारता था। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बस धनराज अंकल के साथ ही बिताता था, ताकि उसे बिजनेस की अच्छी समझ हो जाए और वो एक एक चीज़ को समझ जाए। तो रुद्र भी अपनी उम्र से भी ज़्यादा काम करता था, हर वक्त बस अपने बिजनेस को ही संभालने की कोशिश करता था, इसीलिए लड़कियों से वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था। लेकिन निशा वो हमेशा से ही मक्खी की तरह रुद्र के आसपास ही मंडराती रहती थी। वो रुद्र से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, जो रुद्र को निशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो रुद्र और निहाल दोनों का ही अपना एक अलग ही ग्रुप था, लेकिन उन दोनों ने अपने ग्रुप में वृंदा को जगह दे दी थी, क्योंकि वृंदा लड़कों से हमेशा दूर रहती थी और वो एकदम बहुत ही अच्छे नेचर की थी, क्योंकि रुद्र को वृंदा की आदतें भी बहुत अच्छी लगती थी। वृंदा आम लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो रुद्र और निहाल जैसे
हैंडसम गाइस के पास रहने के बाद भी एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी और कभी भी उसने कभी भी ना रुद्र और ना निहाल के करीब जाने की कोशिश की। वृंदा की यही आदत रुद्र को बहुत अच्छी लगती थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के क्लास की ज़्यादातर लड़कियां वृंदा से बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि रुद्र और निहाल ने अपने ग्रुप में वृंदा को जगह दे दी थी और कोई भी लड़की उनके आसपास भी मड़ताती तो वो उसे सुना देते थे। लेकिन तीनों को भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तीनों ही आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और अपने ग्रुप में किसी को भी आने नहीं देते थे। सब जानते थे कि निशा रुद्र पर लट्टू है। वृंदा और निहाल तो कितनी बार ही रुद्र को निशा को लेकर मजाक भी बना लेते थे, तो रुद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। लेकिन रुद्र ने उनकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। आज एग्ज़ाम का लास्ट दिन था, तो इसीलिए सब ग्राउंड में खड़े हुए थे और अपने एग्ज़ाम की बातें कर रहे थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो कुछ लास्ट ईयर की वजह से खुश थे। तो रुद्र का आज धनराज अंकल के साथ किसी मीटिंग में जाना था, इसीलिए उसने आज वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। कोट को उसने अपनी गाड़ी में रखा हुआ था। वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट में भी रुद्र बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कॉलेज की हर एक लड़की बस रुद्र को ही अपनी आंखों में गड़ा रही थी। उसे आज वृंदा ने भी कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया था कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ग्राउंड में रुद्र, वृंदा और निहाल तीनों ही आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी निशा थोड़ा एटीट्यूड के साथ उनके पास आकर बोलती है कि रुद्र का ध्यान तभी निशा पर अभी तक नहीं गया था, जबकि निशा भी पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सिर्फ और सिर्फ रुद्र को ही देखे जा रही थी। उसकी तो ऐसी नज़र थी जैसे वो रुद्र को आज ही खा जाएगी। वो रुद्र के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो जाती है और फिर वृंदा ने थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में रुद्र को आंखों ही आंखों में इशारा किया और फिर रुद्र ने अपने पीछे पलट कर देखा तो निशा ने अभी बिना सेकंड गवाए ही रुद्र के कॉलर को पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी उसे किस करने के लिए। लेकिन उसके होंठों को रुद्र के होंठ से अभी छू पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसकी बाजुओं को पकड़कर झटके से उसे दूर किया और खींचकर एक थप्पड़ सबके सामने ही उसे जड़ दिया। तो सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां अभी उन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि रुद्र अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। निशा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। उसके आसपास के कुछ लड़के अभी निशा पर हंसने लगते हैं और सबको हंसता हुआ देखकर निशा को और गुस्सा आ रही थी। रुद्र सुलगती हुई आंखों से अभी निशा को घूरे जा रहा था, तो रुद्र ने भी गुस्से से पॉइंट करके कहा था ना निशा, मुझसे दूर रहना तुम। करीब 20 मिनट के बाद रुद्र और निशा दोनों ही प्रिंसिपल के रूम में खड़े हुए थे। तो रुद्र ने अपना गुस्सा जैसे तैसे करके कंट्रोल किया हुआ था, मगर उसे निशा पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निशा के गाल पर रुद्र का लगा हुआ थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। निशा का गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। तो प्रिंसिपल ने अभी रुद्र को डांटते हुए कहा कि रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम दिग्विजय सिंह जी के पोते हो, लेकिन इतने बड़े आदमी के पोते होने के बाद भी तुमने ऐसी हरकत करी है। तुमने एक लड़की को थप्पड़ मारा है पूरे कॉलेज के सामने। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या एक लड़की पर हाथ उठाने की? तो निशा ने भी सिचुएशन का फायदा उठाया और फिर जानबूझकर जोर जोर से सुपकने लगती है ताकि प्रिंसिपल उसे और भी ज्यादा सपोर्ट करे, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी मिल सके प्रिंसिपल की। निशा के ऐसे नाटक से, ऐसे सुबकने से रुद्र को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहा कि मैंने थप्पड़ मारा है ये तो आपको पता चल गया है सर, पर जरा इससे भी पूछिए, आप निशा से पूछिए कि इसने मेरे साथ क्या किया है, मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा है। तो प्रिंसिपल ने अभी सवाल भरी नजरों से निशा की तरफ देखा तो निशा ने भी झूठ बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं सर, मैं तो बस जा रही थी और रुद्र से एकदम से टकरा गई और रुद्र ने तो बिना मेरी इज्जत की परवाह किए, बिना मुझसे कुछ पूछे और ना ही किसी से कुछ पूछा, सबके सामने ही मुझे थप्पड़ मार दिया सर। इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं सीधा जाकर जमीन पर गिर गई। तो रुद्र ने तो अभी 2 कदम निशा की तरफ बढ़ाकर गुस्से में कहा कि अगर झूठ बोलोगी तो ना एक और खींच कर थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे अभी के अभी। सच क्यों नहीं बताती हो तुम कि तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? तो निशा ने अभी फिर से नाटक करते हुए सुबकते हुए कहा कि मैं सच बता रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी और क्या सच है तुम ही बता दो ना सर को। अब तो रुद्र भी एकदम से चुप हो गया था, चाहे जो भी था, लेकिन वो ऐसे अपने प्रिंसिपल के सामने ये सब कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि रुद्र एक संस्कारी परिवार से था। तो रुद्र भी गुस्से में निशा को घूरने लगता है, जैसे कहना चाहता हो कि चुपचाप से सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इससे भी बदतर हाल कर दूंगा तुम्हारा। इतने में ही प्रिंसिपल
प्रिंसिपल की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है कि रुद्र, वजह कोई भी हो तुम्हें निशा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कम से कम तुम्हें ये सोचना चाहिए कि निशा एक लड़की है। अगर तुम निशा पर हाथ उठाओगे तो बाकी स्टूडेंट को क्या सीख मिलेगी, वो भी ऐसे ही हाथ उठाएंगे लड़कियों पर। रुद्र, तुम्हें ना पूरे कॉलेज के सामने निशा से माफ़ी मांगनी होगी और अब तुम चाहे जो भी कहो तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। और ये सुनते ही रुद्र की आंखें गुस्से से फैल गईं और रुद्र ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है सर, मैं निशा से माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगा। तो प्रिंसिपल ने भी अब गुस्से में रुद्र से कहा कि अगर तुम निशा से माफ़ी नहीं मांगोगे ना तो तुम्हारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं बनेगा और तुम्हें कॉलेज से रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें निशा से माफ़ी मांगनी है या फिर अपना पूरा साल खराब करना है। तो रुद्र भी निशा को गुस्से से घूर रहा था और तभी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर निहाल की आवाज़ आती है। तो निहाल ने भी प्रिंसिपल को देखते हुए कहा कि गुरुजी, तनिक हमें भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। तो प्रिंसिपल ने भी निहाल को देखकर कहा कि निहाल, अभी बाहर जाओ, अभी यहाँ पर बहुत ज़रूरी डिस्कशन हो रहा है, तुम बाद में आकर बात कर सकते हो। इस पर निहाल ने कहा कि हम समझते हैं गुरुजी, फिर भी हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कृपया करके हमें भी भीतर आने की अनुमति दीजिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो निहाल की बात सुनकर अभी प्रिंसिपल ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी थी। तो निहाल अभी प्रिंसिपल के सामने जाकर बोला। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आखिर क्या बताएगा निहाल प्रिंसिपल को और क्या रुद्र को मांगनी पड़ेगी निशा से सबके सामने माफ़ी, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या निशा, किट्टू और रुद्र का रिश्ता खराब या फिर रुद्र फिर से सबक सिखाएगा निशा को?